नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, लेकिन आज की बड़ी खबर यह है कि यूपी के कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्याकांड के बाद से फरार गैंगस्टर विकास दुबे तक कानून के लंबे हाथ अब तक नहीं पहुंच पाए। यूपी, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विकास दुबे को लेकर अलर्ट है। इस बीच यूपी पुलिस ने विकास दुबे से संबंधों के शक में अपने ही अफसरों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। ये अजीबोगरीब हालात हैं। ऐसे में आज हम इस खबर का गहरा विश्लेषण करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ऐसी नौबत आखिर आई ही क्यों। इसके अलावा एक बड़ी खबर यह भी है कि एलएसी पर चीनी सेना की चाल लगातार उल्टी दिशा में चल रही है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। गलवान में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे हटने के बाद चीनी सेना अब हॉट स्प्रिंग्स में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से भी 2 किलोमीटर पीछे हट खिसक गई है। अब आगे गोगरा और पेंगोंग सो में क्या होगा, इस पर सबकी नजर है। हम आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे। इसे देखकर आपको घर बैठे बॉर्डर की परिस्थितियों का ज्ञान हो जाएगा। वैसे बॉर्डर पर लद्दाख के युवा भी अपनी सकारात्मक ऊर्जा को देश की रक्षा में लगा रहे हैं। आज तक की टीम ने लद्दाख स्काउट्स पर एक रिपोर्ट तैयार की। लद्दाख स्काउट्स के जवानों ने 1999 में करगिल युद्ध के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। अब चीन के खिलाफ लद्दाख के युवा योद्धा कितने तैयार हैं, ये आपको देखना चाहिए। आज की चिंताजनक खबर यह है कि डब्ल्यूएचओ ने हवा से कोरोना वायरस फैलने की बात स्वीकार कर ली है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि हम हवा से फैलने वाले संक्रमण की आशंका से इनकार नहीं कर सकते। डब्ल्यूएचओ का मानना है कि कोरोना वायरस के हवा के जरिए फैलने के सबूत तो मिल रहे हैं, लेकिन अभी अंतिम नतीजे तक पहुंचने में समय लगेगा। इससे पहले 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि कोरोना हवा के जरिए फैल सकता है। इन वैज्ञानिकों ने डब्ल्यूएचओ और अमेरिका के सीडीसी को इस बारे में चिट्ठी लिखी थी। वैज्ञानिकों ने रिसर्च के आधार पर यह बताया था कि कोरोना वायरस के छोटे छोटे कण हवा में कई घंटों तक बने रहते हैं। इस बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे और डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन से हम आज बातचीत करेंगे। चिंताजनक खबर यह है कि अमेरिका के एमआईटी ने अपनी एक नई स्टडी में आशंका जताई है कि अगर कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं आती है तो भारत में 2021 की शुरुआत तक कोरोना महामारी का सबसे भयानक रूप देखने को मिल सकता है और तब हर रोज 2,87,000 केस दर्ज होने की आशंका है। एमआईटी के अनुसार मार्च से मई 2021 तक दुनिया भर में कुल मामलों की संख्या 20 करोड़ से 60 करोड़ के बीच हो सकती है, क्योंकि कामयाब वैक्सीन बनने में अभी समय लगेगा। आज हम आपको कोरोना का नाश करने वाली सुपर मशीन का डेमो दिखाएंगे। इस खबर के डिटेल्स पर फिलहाल लॉक लगा है। यह लॉक 9:30 बजे खुलेगा। और कूटनीति की दूरबीन से हम नेपाल में चीन की महीन डिप्लोमेसी का विश्लेषण करेंगे। चीन ने अपनी राजदूत हाओ यांकी को नेपाल की राजनीति और कूटनीति को अपने पक्ष में मोड़ने का प्रोजेक्ट दिया है। चीन के डिप्लोमेट नेपाल की सत्ता में किस तरह का दखल दे रही हैं और भारत के लिए इसका क्या अर्थ है, ये आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात विकास दुबे की। 2 जुलाई से 8 जुलाई आ गई, मगर अब तक 8 पुलिसकर्मियों के हत्यारे गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ पाने में पुलिस नाकाम है। लगातार छापेमारी हो रही है। विकास दुबे के गुर्गे पकड़े जा रहे हैं, एनकाउंटर में मारे भी जा रहे हैं, मगर विकास दुबे फरार है। वो कहां है, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन जिस तरह से यूपी पुलिस एक्शन में है, वो बताता है कि विकास दुबे ज्यादा दिन तक पुलिस के हाथों से बच नहीं पाएगा। हमीरपुर में विकास दुबे का सबसे करीबी अमर दुबे ढेर किया गया। फरीदाबाद में विकास दुबे के 3 गुर्गे गिरफ्तार किए गए। कानपुर में विकास दुबे का सहयोगी शामू पकड़ा गया। शहडोल में रिश्तेदारों को हिरासत में लिया गया और बिकरू गांव में एसटीएफ ने डेरा डाल लिया है। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपनी जांच के सारे घोड़े दौड़ा दिए, लेकिन विकास दुबे न जाने कौन से ट्रैक पर दौड़ रहा है कि पकड़ा ही नहीं जा रहा। मालूम नहीं
कि उसे जमीन खा गई है या आसमान निगल गया है। ऐसा लगता है कि कानून के लंबे हाथ से बड़े हो गए हैं अपराधी के पांव। आगे आगे विकास दुबे, पीछे पीछे पुलिस। कि कानपुर की घटना में जो लोग भी शामिल हैं उनके विरुद्ध पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और हम लोग अपने साथियों की शहादत को वेस्ट नहीं जाने देंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो विधिक होगी और ऐसी होगी जिसको जिन्होंने इस तरह की हिम्मत की है उनको हमेशा पछतावा होगा। विकास दुबे कहां है मालूम नहीं, लेकिन पुलिस ने ठान लिया है कि विकास दुबे को छिपाने वाले, उसकी मदद करने वाले और उसका साथ देने वालों का अंजाम भयानक होना तय है। हमीरपुर की तस्वीर है ये। हमीरपुर में पुलिस ने विकास दुबे के दाहिने हाथ कहे जाने वाले अमर दुबे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अमर दुबे पर 25,000 रुपए का इनाम था। बताया जा रहा है कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या में ये भी शामिल था। विकास दुबे और उसके सहयोगियों की तलाश के लिए पुलिस ने जो पोस्टर जारी किया है उसमें भी पहली तस्वीर इसी की है। अभी हाल में एक विभत्स घटना हुई थी कानपुर में जिसमें कि कई पुलिसकर्मियों को मार दिया गया था। ये उसमें मुख्य अपराधी था। कानपुर पुलिस द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें विकास दुबे के बाद जो जारी की गई लिस्ट थी उसमें सबसे ऊपर इसी का नाम। अमर दुबे के पास से पुलिस को सेमी ऑटोमेटिक हथियार भी मिला है। ये तस्वीरें फरीदाबाद की हैं। यहाँ नीली टी शर्ट में खड़े शख्स को विकास दुबे कहा जा रहा है। दूसरी तस्वीर एक गेस्ट हाउस के बाहर की है। यहाँ भी बैग लिए खड़े शख्स को विकास दुबे बताया जा रहा है। तीसरी तस्वीर फरीदाबाद में एक सड़क पर खड़े शख्स की है। इसकी कदकाठी विकास दुबे से मिलती है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सड़क पर किसी का इंतजार कर रहा है। इसी दौरान इसकी नजर सीसीटीवी पर पड़ती है और ये कैमरे की नजर से बचकर दूसरी तरफ चला जाता है और चंद सेकंड में ऑटो में बैठकर निकल जाता है। इस होटल में बाहर अगर आप देखें तो सीसीटीवी भी कैमरा भी लगा हुआ है। इस होटल में आकर 3 लोग यहाँ पर होटल बुक करा रहे थे। फरीदाबाद पुलिस टीम ने जब यहाँ रेड की तो हैरानी की बात है कि विकास दुबे यहाँ पर नहीं मिला, लेकिन प्रभात और अंकुर ये 2 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और 4 जो वेपन्स हैं ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल वो रिकवर किया है और दोनों ने खुलासा किया है कि विकास दुबे हमारे साथ था। अब कानपुर की तस्वीरें देखिए। कानपुर में विकास दुबे की तलाश में जुटी पुलिस का सामना विकास दुबे के सहयोगी श्यामू वाजपेयी से हुआ। श्यामू वाजपेयी भी विकास दुबे का शूटर था। मुठभेड़ में श्यामू वाजपेयी को गोली लगी है। श्यामू वाजपेयी जो कि उस एफआईआर में नामजद है तथा जहान यादव ये भी नामजद अभियुक्त है तथा एक अन्य अभियुक्त संजू दुबे को कानपुर नगर के पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के दौरान मुठभेड़ में श्यामू वाजपेयी घायल भी हुआ। उधर विकास की तलाश में शहडोल पहुंची पुलिस ने विकास दुबे के साले और भांजे को हिरासत में ले लिया है। उन्हें यूपी लाया गया है और उनसे पूछताछ हो रही है। विकास के एक और मोहरे जय वाजपेयी से पुलिस की पूछताछ अभी जारी है। माना जा रहा है कि विकास की काली कमाई को 2 से 4 करने में इसका बड़ा हाथ है। उधर एसटीएफ की एक टीम आज बिकरू गांव पहुंची और खंडहर हो चुके विकास दुबे के मकान के चप्पे चप्पे की तलाशी ली। मतलब ये है कि विकास दुबे को जितना भागना है भाग ले, आज नहीं तो कल उसकी अपराध की स्क्रिप्ट पर यूपी पुलिस लिख देगी बैकअप। लखनऊ से कुमार अभिषेक, कानपुर से शिवेंद्र श्रीवास्तव और रंजय सिंह और हमीरपुर से नाहिद के साथ रविंद्र शुक्ला, शहडोल, आज तक। एक्शन तो हो रहा है, मगर सवाल यह है कि विकास दुबे कितना शातिर है कि वो पुलिस के सारे सिस्टम को फेल करके बार बार उसके हाथ से फिसल जा रहा है। पुलिस विकास दुबे की तलाश में जुटी जरूर है, मगर विकास दुबे ने पुलिस कर्मियों के दामन पर गहरे दाग लगा दिए हैं। चौबेपुर पुलिस थाना समेत
करीब 200 पुलिसकर्मी संदेह के घेरे में। एक गैंगस्टर जो पूरे पुलिस विभाग को बेचारा बनाकर भाग गया। एक गैंगस्टर जो कानून व्यवस्था को अपनी जूतियों के तल्ले से रौंदता हुआ भागा। एक गैंगस्टर जो पुलिस से एक कदम आगे भाग रहा है और सिर्फ भाग नहीं रहा, उसने पूरे पुलिस विभाग को संदिग्ध बना दिया है। विकास दुबे के लिए मुखबिरी के आरोपी चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी गिरफ्तार हो गए। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट में एसएचओ विनय तिवारी को भ्रष्टाचारी और जांच में गड़बड़ी करने वाला बताया था। चौबेपुर के ही थाने के बीट प्रभारी के शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। चौबेपुर थाने के सभी 68 पुलिस वाले लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। आईपीएस अधिकारी अनंत देव का तबादला एसटीएफ से पीएसी में कर दिया गया है। चौबेपुर के आसपास के 4 से 5 थानों के करीब 200 पुलिस वालों पर शक की सुई घूम रही है। संदिग्ध पुलिसकर्मियों के मोबाइल के सीडीआर निकाले जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये डिवाइस आमतौर पर पुलिस की जो वायरलेस सेट होता है उसमें इस्तेमाल होता है इंफॉर्मेशन के लिए, और ये रखा हुआ है जो कि इसका नंबर भी पड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं टूटा हुआ है। पुलिस जो अक्सर है अपने जब कहीं पे जाती है तो स्पीकर से अनाउंसमेंट करती है, यानी वायरलेस सेट है, और इससे विभाग में कम्युनिकेशन भी किया जाता है, इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये बेहद अहम चीज़ है कि क्या वाकई ऐसा तो नहीं कि विकास दुबे के पास किसी तरीके का कोई वायरलेस सेट था जिसके जरिए वो कम्युनिकेट करता था, या फिर उसको यहाँ पर जो पुलिस वाले आते थे उनका कोई ये वायरलेस सेट है। माना जा रहा है कि निलंबित एसओ विनय तिवारी विकास दुबे के रसूखदार नेटवर्क का छोटा सा मोहरा है। सवालों में घिरने के बाद विनय तिवारी आज तक के कैमरे से भागते दिखे थे। कानपुर के विकास दुबे के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, पुलिस वालों पर भी गाज गिरना शुरू हो गई है। पुलिस वालों में सबसे पहले विनय तिवारी जो कि एसओ चौबेपुर थे, उनको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद के शर्मा जो कि चौकी इंचार्ज थे, उनको गिरफ्तार किया गया। और ये भी सूत्र बताते हैं कि तमाम और पुलिस वालों की गिरफ्तारी हो सकती है। वजह ये साफ है कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन विकास दुबे को सूचना देने वालों में नाम पुलिस वालों का था, जिन्होंने बताया था कि रेड होने वाली है। मतलब विकास दुबे ने अपराध का ऐसा नेटवर्क बनाया था जिसमें अपराधियों के साथ नेता थे, पुलिस वाले थे, और शक तो ये है कि बड़े अधिकारी भी विकास दुबे के नाम की माला जपते थे। कानपुर कांड ने सवाल उठा दिए हैं कि क्या पुलिस कर्मियों ने विकास दुबे की मदद की? क्या अब भी पुलिस से विकास को मदद मिल रही है? क्या यूपी पुलिस में अब भी गैंगस्टर के मुखबिर हैं? गैंगस्टर के नाम पर क्या पुलिस के दुश्मन बनी हुई है? सवालों की फेहरिस्त बढ़ती जा रही है। विकास दुबे पर इनाम की राशि बढ़ती जा रही है। विकास दुबे को पकड़ने के लिए निकले पुलिस वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और अलग अलग राज्यों में अलर्ट बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश यानी 5 राज्यों में विकास दुबे को पकड़ने के लिए अलर्ट जारी है, लेकिन विकास दुबे तो फरार है। इम्पॉसिबल है उसका बिहार में आना, मैं आपको बता दे रहा हूं, वो आ ही नहीं सकता। और आएगा, बिहार की धरती पर पैर रखते ही उसको पकड़ लिया जाएगा। जांच भी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे खुलासे भी हो रहे हैं। जिस पुलिस टीम पर विकास दुबे ने हमला किया था, उस मुठभेड़ में घायल सिपाही की माने तो कानपुर की पुलिस पूरी तैयारी के साथ गई ही नहीं थी। इतनी जितनी होनी चाहिए थी इतनी तैयारी नहीं थी। जो पुलिस थी नॉर्मल दबिश के हिसाब से गई थी, मतलब ना ही, हाँ ये तो है, हमें ब्रीफ करना चाहिए था, ब्रीफ नहीं करा गया। पुलिस वालों को अंदाजा तक नहीं था कि बिकरू गांव के बाहर विकास दुबे और उसके साथी 300 से 400 राउंड फायरिंग कर देंगे। नहीं, इतना अंदाजा तो हो सकता ना हो पुलिस टीम को, ये नहीं था, नहीं ये अंदाजा नहीं था कि इतनी फायरिंग हो सकती है वहाँ। थोड़ी सी लापरवाही और थोड़ी सी मुखबिरी ने यूपी पुलिस के दामन को दागदार कर दिया। अब इंतजार है उस पल का जब विकास दुबे सलाखों के पीछे पहुंचकर अपनी आपराधिक तकदीर की गिरी हुई इमारत देखेगा। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव और रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। उत्तर प्रदेश की पुलिस गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने की कोशिशों में लगी जरूर है, मगर अब तक उसके हाथ खाली हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों को हमेशा ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता रहा है, क्योंकि अपराध के मामले में यूपी का ग्राफ शायद ही कभी गिरा हो।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो मालूम चलता है कि 2018 में अपराध के मामले में यूपी पूरे देश में नंबर 1 था। 2018 में यूपी में 3,42,355 आपराधिक मामले दर्ज हुए। ये अपराध पूरे देश में हुए अपराधों का 10.9% था। उत्तर प्रदेश में अपराध का बोलबाला इसीलिए हमेशा रहा क्योंकि यहां पर समय समय पर गैंगस्टर पैदा होते रहे, उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा, कानून को धोखा देकर वो अपराध के ग्राफ को बढ़ाते रहे। आपको यूपी के ऐसे ही कुछ गैंगस्टर्स और बाहुबलियों के बारे में बताते हैं। यूपी में अपराध और राजनीति के गठजोड़ की बात की जाए तो सबसे बड़ा नाम सामने आता है मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी पर हत्या, अपहरण और उगाही के 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। विधायक कृष्णनंद राय हत्याकांड में भी मुख्तार का नाम जुड़ा। मुख्तार अंसारी 5 बार लगातार विधायक बना और फिलहाल वो पंजाब की रोपड़ जेल में। मुख्तार अंसारी के बाद दूसरा नाम है अतीक अहमद का। अतीक अहमद के खिलाफ 1979 से 2019 तक कुल 109 केस लंबित हैं। अतीक अहमद अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। अतीक के बाद तीसरा नाम है ब्रिजेश सिंह का। ब्रिजेश सिंह पूर्वांचल का हिस्ट्री शीटर है। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रिजेश ने 6 लोगों को मौत के घाट उतारा था। ब्रिजेश के खिलाफ हत्या, अपहरण, दंगा भड़काने जैसे 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। ब्रिजेश के बाद नाम आता है धनंजय सिंह का। धनंजय सिंह को पूर्वांचल का बाहुबली माना जाता है। 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं। धनंजय पर हत्या और सरकारी टेंडरों में वसूली के केस दर्ज। विकास दुबे का आपराधिक रिकॉर्ड 3 दशकों का है। 2-3 जुलाई की रात के हत्याकांड से पहले ही उस पर 60 केस दर्ज थे। लेकिन विकास दुबे आजाद था, बेखौफ था। उसके लिंक्स और उसके राजनीतिक संरक्षण के आरोपों से उस जैसे अपराधियों के आगे नतमस्तक व्यवस्था की कलई खुलती। कानपुर के चौबेपुर थाने के एसएचओ विनय तिवारी और थाने के बीट इंचार्ज के शर्मा की गिरफ्तारी और कानपुर के 4 थानों के 200 से अधिक पुलिस वाले अगर विकास के मददगार के तौर पर संदेह के घेरे में हैं, तो किसी पुलिस व्यवस्था पर इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती। विकास दुबे के मामले को लेकर अब कानपुर के एसएसपी अनंत देव को पनिशमेंट पोस्टिंग दी गई। उनके खिलाफ विभागीय जांच बैठी है। विकास के एक करीबी के साथ अनंत देव की तस्वीरें सामने आई हैं। विकास दुबे पुलिस सिस्टम को कैसे अपने इशारों पर नचाता था, इसका सबसे बड़ा सबूत तो 2001 का मामला है। 2001 में पुलिस स्टेशन में घुसकर राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त बीजेपी नेता संतोष शुक्ला की हत्या का आरोप उस पर लगा था। लेकिन सबूतों के अभाव में विकास दुबे बचकर निकल गया क्योंकि पुलिस वालों ने अदालत में उसके खिलाफ गवाही ही नहीं दी। आरोप है कि विकास दुबे के कनेक्शन वाले नेता यूपी के हर एक दल में हैं। आरोप लगे हैं कि विकास की पत्नी ऋचा दुबे ने 2015 में समाजवादी पार्टी से पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था और पार्टी से उसकी आजीवन सदस्यता की 20,000 रुपए की पर्ची भी सामने आई। विकास दुबे जैसे अपराधियों के फलने फूलने की वजहों को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया का एक सर्वे बखूबी सामने रखता है। लोकल सर्कल्स के साथ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का यह सर्वे बताता है कि उत्तर प्रदेश का पुलिस महकमा भारत में सबसे भ्रष्ट पुलिस महकमा है। सर्वे बता रहा है कि 2018-19 में भ्रष्टाचार बढ़ा है। द स्टेट ऑफ पुलिस इन इंडिया की पिछले साल की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 68% पुलिस वालों ने कहा कि वो अपनी सैलरी से खुश नहीं है। इसे भ्रष्टाचार की एक वजह माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों से लड़ने में कम सक्षम है। इसकी वजह उनके पास हथियारों और सुविधाओं की कमी का होना भी है। पेट्रोलिंग और पुलिसिंग के लिए यूपी पुलिस के पास वाहनों की सबसे अधिक किल्लत है। ज्वाइनिंग के समय 58% पुलिस वालों को हथियारों के साथ ट्रेनिंग नहीं मिली। हाल के समय में यूपी पुलिस की एक वीडियो क्लिप वायरल हुई थी जिसमें लाइव एक्शन के दौरान एक पुलिसकर्मी ठाई ठाई की आवाज निकालता सुना गया था। अब बात हम भारत चीन सीमा की करते हैं। चीन ने 2 महीनों तक पूर्वी लद्दाख में भारत से जमकर टकराव किया, लेकिन लगता है कि अब चीनी सेना के होश ठिकाने आ गए। गलवान के बाद हॉट स्प्रिंग्स में भी चीनी सेना के पीछे हटने के संकेत मिले हैं। हालांकि एलएसी पर अभी स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है क्योंकि पेंगोंग इलाके में चीनी सेना की अवैध तौर पर मौजूदगी अभी बनी हुई है। चीन को लेकर भारत में यकीन भी कम हो गया है, इसीलिए उसके पीछे हटने को भारतीय सेना से लेकर सरकार तक पूरी तरह से चौकन्ना होकर देख रहे हैं। इस समय चीन दबाव में है और उसके पीछे हटने का सिलसिला जारी है। पीएलए ने अब तक टकराव के 2 अहम ठिकानों से अपनी दूरी बना ली है।
पहले गलवान घाटी में 2 किलोमीटर पीछे हटी चीन की सेना। मंगलवार को हमने सबसे पहले आपको दिखाए ड्रैगन के पीछे हटने वाले सैटेलाइट सबूत। गलवान में चीन के तंबू खड़ गए। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे हटी पीएलए की गाड़ियां, गायब हो गए कैंप्स। ये इशारा था बड़े पैमाने पर चीन के पीछे हटने का। और आज एलएसी से एक और बड़ी खबर आई। अब हॉट स्प्रिंग में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से भी 2 किलोमीटर पीछे खिसक गई है चीन की सेना। एनएसए डोभाल से चीन की बातचीत के बाद से ये दूसरी जगह है जहां से चीनी सेना पीछे हटी है। भारतीय और चीनी सैनिक पीछे हट रहे हैं और अपने बीच बफर जोन छोड़ रहे हैं। ये एक ऐसा इलाका है जहां मई में दोनों देशों की सेनाएं बहुत आक्रामक तरीके से आमने सामने आ गई थी। ये टकराव और तनाव को खत्म करने की दिशा में पहला कदम है और ये बहुत बड़ा कदम है। ये वो इलाका है जहां चीन की सेना ने टैंक रेजिमेंट को तैनात किया और अपनी तमाम तोपों का निशाना भारतीय पोजीशंस की तरफ कर दिया। भारत ने भी जवाब में ऐसा ही किया, लेकिन 2 महीने से भी ज्यादा समय से चल रहे इस तनाव में इस तरह के बड़े टकराव की नहीं आई। फिलहाल चीनी सेना गलवान घाटी से पीछे हटती दिख रही है। मंगलवार को चीनी सेना पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे हटी, जबकि आज बुधवार को चीनी सेना ने पेट्रोलिंग पॉइंट 15 को खाली कर दिया। आने वाले दिनों में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और 17A से भी चीनी सेना हट जाएगी। लेकिन भारतीय सेना के सामने बड़ी चुनौती पेंगोंग शो लेक में चीनी सेना को फिंगर 4 से पीछे हटाना है। चीन इस सेक्टर में आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा है। उसने इस इलाके में कई कैंप्स बनाए और वो भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर। चीन की ये हरकतें उसकी कुटिलता का सबसे बड़ा संकेत थी। चीन की आक्रामक सैन्य तैनाती से पता चलता है कि उसका इरादा कितना खतरनाक है। यहाँ आज तक आपको भारत की सैन्य तैनाती की तस्वीरें नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और आज तक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। लेकिन यहाँ आपको इतना जरूर बता दें कि इस बीच चीन की पोजीशंस हर वक्त भारत के निशाने पर रही है और यही वजह है कि चीन को कोई उल्टी सीधी हरकत करने से पहले बार बार सोचना पड़ा है। ये जो शांति आपको दिखाई दे रही है, इसके पीछे भारतीय सेना का अदम्य साहस, शौर्य और शक्ति है। गलवान में 28 जून को यहाँ चीनी स्ट्रक्चर दिख रहे थे। 6 जुलाई की तस्वीर में वही जगह पूरी तरह से साफ दिख रही है। गलवान में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और हॉट स्प्रिंग में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से चीन का पीछे जाना एक अच्छा संकेत है। अब ऐसा लग रहा है कि चीन को भारत की बात कुछ कुछ समझ में आने लगी है। अब देखना यह है कि टकराव की तीसरी जगह गोगरा पोस्ट और सबसे महत्वपूर्ण जगह यानी पेंगोंग त्सो से चीन के कदम कब पीछे जाते हैं। लद्दाख से मंजीत नेगी और अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। पूर्वी लद्दाख के इलाकों पर चीन ने बदनीयती दिखाई, लेकिन लद्दाख का युवा जोश चीन के सामने दीवार बनकर खड़ा होने को तैयार है। आज तक संवाददाता अभिषेक भल्ला सैन्य ट्रेनिंग ले रहे लद्दाख स्काउट्स के कैंप तक पहुंचे। लद्दाख स्काउट्स के 400 युवा सितंबर तक भारतीय सेना का हिस्सा होंगे। लद्दाख के ये युवा कड़ी ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं और जल्द ही ये युवा भारत की रक्षा करने वाले खतरनाक योद्धाओं में तब्दील होने वाले हैं। लद्दाख की पहाड़ियों पर चीते जैसी फुर्ती रखने वाले लद्दाख स्काउट्स के हौसले को इन तस्वीरों के जरिए महसूस करिए। ये लद्दाख स्काउट्स के वो रिक्रूट है जो आने वाले सितंबर तक लद्दाख स्काउट का हिस्सा होंगे और भारतीय सेना में सर्व कर रहे होंगे। आने वाले दिनों में अगर भारत और चीन सीमा पर इसी तरह से तनाव बना रहा तो हो सकता है कि यही नौजवान खड़े होंगे सरहद पर चीन की सेना का सामना करने। लद्दाख स्काउट्स के ये रिक्रूट अपनी ट्रेनिंग के आखिरी दौर में, सितंबर में इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। वहीं साल के आखिरी तक ऐसे 400 जवान भारतीय सेना में भी शामिल हो जाएंगे।
जबरदस्त ऊंचाई पर पूरी ताकत से लड़ने में माहिर इन जवानों के दिल में भारत की रक्षा का प्रण है। लद्दाख स्काउट के ये रिक्रूट जल्द ही फौज में भर्ती होंगे और इस समय हम देख रहे हैं कि ये कैसे फायरिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉन्ग रेंज पर। चीन की सीमा पे गोलियां तो नहीं चलती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनकी ट्रेनिंग फायरिंग में ना हो। 15 जून की झड़प के बाद वैसे भी कुछ एंगेजमेंट्स के जो प्रोसीजर्स थे वो बदल दिए गए हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में इनको फायरिंग की जरूरत भी पड़े। 11,000 फीट की ऊंचाई पर जहां थोड़ी दूर चलने पर सांस फूलने लगती है, वहीं ये जवान हथियार और गोला बारूद लेकर भी पूरी रफ्तार से दौड़ रहे हैं। दरअसल युद्ध के मैदान में जब गोलियां चल रही होती हैं, तब इसी फुर्ती और प्रशिक्षण से जवान अपनी जान बचाते हैं और दुश्मन की पोस्ट पर आखिरी हमला करके विजय हासिल करते हैं। ट्रेनिंग में ये फाइनल असॉल्ट कहा जाता है और हम साफ देख सकते हैं कैसे जो है लद्दाख स्काउट्स के ये जो यंग रिक्रूट्स हैं और फिलहाल ट्रेनिंग कर रहे हैं, कैसे इनको कब्जा करना है उस बंकर पे जिस पे लाल झंडा लगा हुआ है, वो दुश्मन का बंकर है। जून में 127 जवानों ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और लद्दाख स्काउट्स को ज्वाइन किया। अच्छी बात यह है कि रेजिमेंट को जितने जवानों की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया है। लद्दाख स्काउट्स के जवानों ने 1999 में करगिल युद्ध के दौरान अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि इन्हें ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लड़ाई की बारीकियां पता थी। इस क्षेत्र में चीन से सामना होने पर भी ऊंचाई पर दुश्मन से लड़ना होगा और इस काम में ये लद्दाख स्काउट्स बेजोड़ हैं। अभिषेक भल्ला, लेह, आज तक। चीन के आक्रामक रुख के खिलाफ भारत उठ खड़ा हुआ तो दुनिया उसके साथ आ गई। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि भारत ने चीन की हरकतों को अच्छे से जवाब दिया है। I've spoken with Foreign Minister Jaishankar a number of times about this. The Chinese took incredibly aggressive action. The Indians have done their best to respond to that. I put this in the context of General Secretary Xi Jinping. भारत और चीन के बीच तनाव थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन कोरोना वाला तनाव बढ़ता जा रहा है। हवा के जरिए कोरोना के फैलने की खबर सामने आई है, उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले कोरोना का नाश करने वाली सुपर मशीन का डेमो दिखाते हैं। कोरोना का नाश करने वाली सुपर मशीन, वो मशीन जो कोरोना की कमर तोड़ देगी। यूवी किरणों से 10 मिनटों में कोरोना का सफाया। यूवी ब्लास्टर ऑन होते ही कोरोना का अंत। डीआरडीओ की सुपर मशीन पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। डीआरडीओ की खास लैब लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर यानी लैस्टेक ने यह मशीन बनाई है। इसे अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर कहते हैं। जिन जगहों पर कोरोना संक्रमण का ज्यादा खतरा है, अगर उन्हें तेजी से कोरोना मुक्त करना हो और वो भी बिना किसी केमिकल की मदद लिए, तो यह काम डीआरडीओ की यह सुपर मशीन कर सकती है। ये आपको देखने में एक टावर की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये कोरोना के काल में एक सुरक्षा कवच आप समझ लीजिए, क्योंकि जो किरणें, अगर सिंपल शब्दों में हम आपको समझाएं तो जो किरणें इससे निकलती हैं वो कहीं किसी भी तरह के इन्फेक्शन को रहने नहीं देती हैं। तो हरिबाबू श्रीवास्तव जी, जो कि डायरेक्टर है लैस्टेक के, जहां पर ये डेवलप हुआ है, ये क्या हम समझें, ये क्या करता है? ये एक प्रकार का यूवी डिसइंफेक्शन सिस्टम है और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी को पता है कि जो वायरस है वो आरएनए या डीएनए से बना होता है और अगर हम आरएनए डीएनए के बॉन्ड्स को अगर डिस्ट्रक्ट कर दें, अगर उनको तोड़ दें, तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। और ये बड़े आसानी से किया जा सकता है अगर हम यूवी लाइट यूज करें, और यूवी में यूवीसी लाइट को यूज करके हमने इस इक्विपमेंट को बनाया। सूरज की जो किरणें आती हैं हमारे पास, उसे हम समझें कि आपने एक मशीन में डाला है। सूरज की किरणें एक पर्टिकुलर
वेव बैंड, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ बैंड की, क्योंकि जो सूरज की किरणें हैं उसका बड़ा वाइड स्पेक्ट्रम है, जिसकी वजह से हम देख भी सकते हैं, चीजों को देखते हैं, लेकिन उनमें से कुछ एक पर्टिकुलर बैंड है जिसको हम यूवी कहते हैं, अल्ट्रावायलेट कहते हैं, जिनकी वेवलेंथ ब्लू से कम होती है, और उसके भी 3 या 4 प्रकार बनाए गए हैं, जिनमें से यूवीसी जो 254 नैनोमीटर या 200 से 254 टू 80 नैनोमीटर तक का जो बैंड है उसको यूवीसी कहते हैं, और वो बड़ा इफेक्टिव होता है क्योंकि उनके फोटॉन्स में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और वो बॉन्ड्स को ब्रेक कर पाते हैं। तो उस तकनीक को हमने यहाँ इस्तेमाल किया है और जिसकी वजह से ये सफलता से ये काम पूरा किया जा सकता है। इस मशीन में सेंसर लगे हैं। ये मशीन इंसानों की मौजूदगी में काम नहीं करती। देखिए, इस मशीन को ऑन करने से ये जो आप ट्यूबलाइट जैसी चीजें देख रहे हैं, हाँ, तो ये यूवीसी लाइट लैंप्स हैं। तो ये यूवीसी लैंप्स जलते हैं, इससे यूवी लाइट निकलती है जो डिसइंफेक्शन करता है। अच्छा, तो हम अभी ऑन करके देख सकते हैं? इसको ऑन करके देख सकते हैं, लेकिन ये यहाँ जब तक हम लोग यहाँ रहेंगे ये ऑन नहीं होगा। अच्छा। इसमें काफी सारे सेफ्टी फीचर्स हैं। क्यों ऑन नहीं होगा, कैसे? इसमें पहले तो यह है कि कोई भी इसमें डिवाइस नहीं लगी है जिससे ऑन ऑफ हो सके। दूसरा, इसमें सेंसर लगे हुए हैं जो ह्यूमन प्रेजेंस को ह्यूमन प्रेजेंस को सेंस करके इसको ऑन नहीं होने देंगे। अच्छा। क्योंकि यूवी रेडिएशन, यूवीसी बैंड का जो रेडिएशन है वो वायरस के लिए तो हार्मफुल है, साथ साथ ह्यूमन बीइंग के लिए भी हार्मफुल है। इस यूवी बेस्ड एरिया सैनिटाइजर का उपयोग रिमोट ऑपरेशन से लैपटॉप या मोबाइल फोन के जरिए वाईफाई लिंक का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। 12 बाय 12 फीट के कमरे को कोरोना वायरस से मुक्त करने में 10 मिनट का समय लगता है बस, और ज्यादा बड़े क्षेत्र जैसे 400 स्क्वायर फीट को कोरोना मुक्त करने में 30 मिनट का समय लगता है। बेस्ट किस तरह के स्पेसेस के लिए? ये बेस्ट बेसिकली रूम्स के लिए है, एंड स्पेसिफिकली द रूम्स जहाँ पे कि काफी लोगों का आना जाना होता है। हाँ। उस तरह के रूमों के लिए। एक मैं देख रही थी आपके प्रेजेंटेशन में कि एयर कंडीशनिंग जहाँ पर है उसको लेकर। हाँ, इसमें एक इसका एडवांटेज होता है कि जब आप इसको डिसइंफेक्ट करेंगे तो आपको सेंट्रली एयर कंडीशन रूम है या सेंट्रली हीटेड रूम है उसको ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है। हाँ। जो केमिकल डिसइंफेक्शन में पड़ जाती है जरूरत। मतलब जो मॉल्स हुए या फिर होटल्स हुए वहां पर ये इजी। हाँ, एग्जैक्टली। अगर होटल्स में या मॉल्स में हम केमिकल डालेंगे, हाँ, तो उस केमिकल के जो भी इफेक्ट्स हैं वो सब जगह जाएंगे, जहां हम चाहते हैं वहां भी, जहां नहीं चाहते हैं वहां भी। तो जो ठीक, और मशीन्स भी खराब हो सकती हैं, तो वहां ठीक नहीं है। अगर हम ये सिस्टम लगाएंगे तो वहां पर कोई केमिकल नहीं है, ये ऑटोमेटिक एयर है, एयर प्योरीफाई हो जाएगी। ये यूवी ब्लास्टर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कंप्यूटर और ऑफिस में मौजूद दूसरे गैजेट्स को भी अपनी किरणों से वायरस मुक्त कर देता है। इसके लिए कितना समय लग गया? इसके लिए हम लोगों को 10 दिन लगा था। सिर्फ 10 दिन में? 10 दिन में लगाया था। एंड कंसेप्ट से बनाने तक 10 दिन। 10 दिन। ये आपने बताया कि ये कंप्लीटली मेड इन इंडिया है, यानी इसके कंपोनेंट्स भी आपने बाहर से नहीं लिए? पूरा हिंदुस्तानी, 100%। कोरोना काल में डीआरडीओ लगातार कोरोना से बचाने वाले इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना रहा है। फिर चाहे सैनिटाइजेशन मैट हो या यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स, पॉकेट सैनिटाइजर हो या एडवांस्ड मास्क, डीआरडीओ ने अपने प्रयास से यह संदेश दिया है कि कोरोना से लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है इनोवेशन। देश में जब जय जवान का समय है तब जय विज्ञान क्या करिश्मा कर रहा है, वो हमने आपको एक छोटी सी उसकी एक नुमाइश की है यहां पर। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। और अब कोरोना से जुड़ी वो खबर जो आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। पूरी दुनिया में कोरोना का संक्रमण बेलगाम होकर फैलता जा रहा है। 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना हवा के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। यानी कोरोना का संक्रमण हवा के जरिए भी फैलने की बात सामने आई है। वैज्ञानिकों के इस दावे पर अब डब्ल्यूएचओ ने भी हामी भर दी है। डब्ल्यूएचओ का दावा है कि सार्वजनिक जगहों पर, खासकर भीड़ भाड़ वाली, कम हवा वाली और बंद जगहों पर हवा के जरिए वायरस फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कोरोना वायरस एक अदृश्य हमलावर है। इसका खतरा इतना बड़ा है कि कौन, कहां और कैसे इसका शिकार हो जाए ये कोई दावे से नहीं कह सकता। अब तक हाथ से चेहरे और फिर नाक और मुंह को छूने से इस वायरस के फैलने की बात कही गई थी,
लेकिन अब खतरा बढ़ गया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये वायरस अब हवा में तैरते हुए इंसान को बीमार कर सकता है। WHO ने हवा से कोरोना वायरस फैलने की बात स्वीकार कर ली। WHO ने कहा है कि हम हवा से फैलने वाले संक्रमण की आशंका से इनकार नहीं कर सकते। WHO का मानना है कि कोरोना वायरस के हवा के जरिए फैलने के सबूत मिल रहे हैं। सार्वजनिक जगहों में हवा से कोरोना संक्रमण फैलने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। We have been talking about the possibility of airborne transmission and aerosol transmission as one of the modes of transmission of COVID-19. इससे पहले 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि कोरोना हवा के जरिए फैल सकता है। इन वैज्ञानिकों ने WHO और अमेरिका की CDC को इस बारे में चिट्ठी लिखी थी। वैज्ञानिकों ने रिसर्च के आधार पर यह बताया था कि कोरोना वायरस के छोटे छोटे कण हवा में कई घंटों तक बने रहते हैं। रिसर्चर ने आगे एक साइंटिफिक जर्नल में यह रिसर्च प्रकाशित करने का फैसला किया है। We acknowledge that there is emerging evidence in this field, as in all other fields, regarding the COVID-19 virus and pandemic. And therefore, we believe that we have to be open to this evidence and understand its implications. अब आपको समझाते हैं कि हवा से यह वायरस कैसे फैलता है। दरअसल अगर कोई कोरोना का मरीज सार्वजनिक जगह पर खांसता है या फिर थूकता है तो हवा में कोरोना वायरस के छोटे छोटे कण तैरने लगते हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये कण कई घंटों तक हवा में बने रह सकते हैं और अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति इसके संपर्क में आए तो वो कोरोना संक्रमण का शिकार हो सकता है। वैज्ञानिकों की माने तो कोरोना के कण बिना हवा चले भी 8 से 13 फीट तक दूरी तय कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इससे कैसे बचें? तो आपको बता दें कि कोरोना को लेकर पुरानी हिदायतों का सख्ती से पालन करना जरूरी है। मास्क पहनना अनिवार्य है और 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। आज तक ब्यूरो। अगर सचमुच में ऐसा है तो बहुत सारी चीजों को बदलना होगा। हमें देखना होगा जो प्रिवेंशन हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। हमारे साथ WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन इस समय हैं। सौम्या जी, WHO कैसे इस नतीजे पर पहुंचा कि कोरोना वायरस हवा से फैल सकता है? इसको हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि ये जो वायरस है, ये जो कीटाणु है, ये जब कोई खांसता है या बोलता है या गाता है तो वो जो मुंह से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं जिसको ड्रॉपलेट्स कहते हैं, उसमें वो कीटाणु भी, वो वायरस भी होता है। जो बड़े साइज के होते हैं 10 माइक्रोन से ज्यादा, वो नीचे गिर जाते हैं 3 फुट के अंदर ही। तो इसीलिए अगर आप बहुत पास हैं किसी के और वो आपके मुंह के ऊपर खांस रहे हैं या जोर से भी बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो 3 फुट के अंदर जो है वो डायरेक्टली वो पार्टिकल्स आप उसको सांस से अंदर वो जा सकता है आपके फेफड़े में। तो वो ही जो है वो मेजर मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। मतलब उसी से ज्यादातर लोग जो पास में खड़े हैं, पास में बात कर रहे हैं, एक ही घर में एक ही कमरे में रहते हैं। तो इसमें एक चीज और भी हो सकती है कि जो इसमें जो छोटे छोटे बहुत पार्टिकल्स निकल रहे हैं छोटे साइज के, वो कुछ देर तक हवा में रह सकते हैं, 10-15 मिनट, आधे घंटे के। तो बाकी लोग अगर एक ही कमरे में खूब सारे लोग बैठे हैं तो एक कमरे में अगर ज्यादा लोग बैठे हैं, वहां पे कोई हवा नहीं है, दरवाजे खिड़की वगैरह बंद हैं, और अगर 8-10 लोग या 100 लोग भी काम की जगह में बैठे हैं और उसमें से एक को वो खांसी है या वो वायरस की इन्फेक्शन है, तो हो सकता है कि उनके आसपास में जो लोग हैं उनको कुछ ये वायरस रह सकता है। बट ये नहीं हम कह सकते कि ये वायरस जो है ये फ्रीली हवा में घूम रहा है और आप कहीं बाहर जा रहे हैं और रोड पे चल रहे हैं और आपको ये वायरस हवा में आ रहा है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है अभी तक। पर 10 से 15 मिनट बहुत लंबा समय हो जाता है क्लोज स्पेस में। लेकिन तो एयरबोर्न अगर ये हो रहा है ये वायरस, तो इसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की परिभाषा बदलेगी? कितनी दूरी रखना सुरक्षित होगा? उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो हम पहले से जो कह रहे हैं कि 3 फुट का आप डिस्टेंस रखिए, बट हमें ये भी पता है कि कई बार वो नहीं हो पाता है क्योंकि भीड़ भाड़ ज्यादा होती है। तो उस टाइम पे मास्क पहने, और अगर आप ऐसी जगह में हैं जो बंद जगह है और जहाँ पे काफी लोग हैं और आप वो डिस्टेंस नहीं रख पा रहे हैं, तो वो मास्क पहनना ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर सब लोग मास्क पहनेंगे तो जब आप बात करेंगे या खांसेंगे
वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो बाहर नहीं जा सकते हैं, वो वहीं पे रुक जाते हैं उस कपड़े से। तो ये सबके लिए अच्छा है बचाव कि सब लोग बाहर जाते वक्त मास्क पहने। और अगर आप छोटी सी जगह में बैठे हैं कई लोगों के साथ, और वो काम की जगह हो सकती है या वो पढ़ाई की जगह हो सकती है या और कोई जो जगह हो सकती है, तो वहां भी मास्क पहने रखना अच्छी बात है। वाकई सिर्फ मास्क नहीं, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, बल्कि दोनों का कॉम्बिनेशन ही बचाएगा। लेकिन सौम्या जी, अमेरिका की MIT ने एक नई स्टडी जो अपनी पेश की, उसमें आशंका जताई कि अगर कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं आती है, जिसकी अभी तो गुंजाइश है नहीं, अभी तो समय लगेगा, तो भारत में 2021 की शुरुआत तक कोरोना का सबसे भयानक रूप देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट ने कहा कि भारत में हर रोज 2,87,000 केस आ सकते हैं। क्या हो सकता है ऐसा? बहुत ऐसे भयंकर टाइप के प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं, तो हमें इन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो कुछ अजम्पशंस करते हैं। अगर सब बैठ जाएं और कुछ भी ना करें, और लोग कुछ ना करें और सरकार कुछ भी ना करे, तो फिर हो सकता है कि ये वायरस ऐसे फैलेगा। बट ऐसे तो परिस्थिति नहीं है, क्योंकि सरकार काफी कुछ कदम उठा चुकी है, उठा रही है, और लोग को भी काफी जानकारी हो गई है और लोग भी अपने प्रिकॉशंस ले रहे हैं। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि जहां तक अभी हमने देखा है, जहां पे अभी इंडिया की स्थिति है, कि इस तरह की भयंकर स्थिति आएगी, क्योंकि काफी गंभीरता से सब लोगों ने इसके ऊपर काम किया है और स्टेप्स लिए हैं। तो जब तक वैक्सीन नहीं उत्पादन होता और सबके पास नहीं पहुंच सकता, तब तक हमें ये सावधानी रखनी पड़ेगी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने साझा की हैं हमसे। बहुत धन्यवाद आपका। चीफ साइंटिस्ट WHO की सौम्या स्वामीनाथन हमसे बातचीत कर रही थी। आप देख रहे हैं खबरदार। इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या कर दी गई है। शेख वसीम की सुरक्षा के लिए पुलिस वालों की भी तैनाती हुआ करती थी। अभी इसके बारे में जितनी जानकारी उपलब्ध है, इसके अनुसार उन पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी तक हो सकती है। बीजेपी नेता की उनकी दुकान के बाहर हत्या कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा से यह बड़ी खबर इस समय हमारे सामने आ रही है। जिस तरीके से लगातार वहां पर आतंकवाद अपना सर उठा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सुरक्षाकर्मी लगातार आतंकियों को ढेर करते चले जा रहे हैं। और इसीलिए यह भी स्पष्ट होता है कि वो झल्लाहट जो रहती है वो नजर आती है कहीं ना कहीं। क्या ये एक आतंकी वारदात है? इसमें जो पुलिसकर्मी तैनात थे, उनकी सुरक्षा में उनकी क्या भूमिका है, जिसे लेकर इस तरह की भी बातें आ रही हैं कि उन्हें पकड़ा जा सकता है। ये सारी चीजें धीरे धीरे स्पष्ट होंगी। लेकिन अभी जो हमारे सामने खबर है वो ये कि हत्या कर दी गई है बांदीपुरा में भारतीय जनता पार्टी के नेता की, और अब सुरक्षा में चूक की हर गुंजाइश को टटोला जा रहा है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।